दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया ना? तो अपना चैप्टर है ना कंटिन्यू करते हैं, है ना? तो अपना चौथा चैप्टर चालू था। आज का इसमें अपना टॉपिक है फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम। तो देखते हैं फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम क्या बोलता है, क्या होता है फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम। तो फैराडे ये वैज्ञानिक है बेटा, इन्होंने नियम दिया विद्युत प्रेरण का नियम। तो क्या बताया इन्होंने कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो उसके पास में स्थित अन्य परिपथ या कुंडली में भी प्रेरण के कारण धारा प्रेरित होती है। मतलब ये बता रहे हैं कि कोई परिपथ है बेटा। क्या है? कोई परिपथ है। परिपथ सबको मालूम है ना कि धारा को बहने के लिए अखंडित मार्ग। सपोज करो ये परिपथ है बेटा, ठीक है? तो इस परिपथ में अगर विद्युत धारा बह रही है तो इसके पास में अगर कोई दूसरा परिपथ होगा ना बेटा, अगर कोई दूसरा परिपथ होगा तो इसमें भी बेटा, यहाँ पे मैं एमीटर जोड़ देता हूँ, ठीक है, धारा को मापने के लिए। तो दूसरा परिपथ अगर इसमें होगा ना बेटा, एक परिपथ में विद्युत धारा बह रही है तो दूसरे परिपथ में भी, उसके पास में स्थित दूसरे परिपथ में भी विद्युत धारा थोड़ी प्रेरित होती है, ठीक है बेटा, उसमें भी थोड़ी विद्युत धारा बहने लगती है। तो ये बात किन्होंने बताई? फैराडे ने बताई। तो यही है फैराडे का विद्युत प्रेरण का नियम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा सबको? चलो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो देखते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है। इससे पहले हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखा था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था बेटा कि अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, बाएं हाथ अपना ये है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपनी तर्जनी और मध्यमा और अंगूठा तीनों को इस प्रकार से फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो? लंबवत हो। तो देखो बेटा लंबवत थी, ठीक है। तो तर्जनी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा द्वारा विद्युत धारा की दिशा व्यक्त होती है तो अंगूठे द्वारा चालक पर लगने वाली बल की दिशा व्यक्त होती है। ये क्या था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। और अब हम देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब हम देखेंगे कि फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम क्या बताया है। तो बेटा ध्यान दो, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो। बाएं हाथ के नियम में भी वही था और दाएं हाथ के नियम में भी वही है। तो दाएं हाथ के नियम में भी वही काम करना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाना है कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों एक दूसरे के क्या हो बेटा? लंबवत हो। ठीक है, तो देखो लंबवत है एक दूसरे के। ठीक है, आगे क्या बताया है? यदि तर्जनी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मध्यमा द्वारा चालक पर प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त होती है तो अंगूठे द्वारा क्या होगा बेटा? अंगूठे द्वारा क्या होगा? विद्युत चालक की गति की दिशा व्यक्त होगी। समझ में आया बेटा? तो क्या बताया है दाएं हाथ के नियम में? क्या बताया है? जैसे सेम टू सेम बाएं हाथ के जैसा ही है, बस यहाँ पे ये बदलना है आपको, ये गति बदलना है। उसमें क्या था बेटा? उसमें बल की दिशा व्यक्त होती थी अंगूठे द्वारा बाएं हाथ के नियम में, और दाएं हाथ के नियम में क्या हो रहा है? बस गति लिखना है बल की जगह। तो क्या हो जाएगा बेटा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाना है कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो। तर्जनी द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मध्यमा द्वारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त होती है तो अंगूठे द्वारा विद्युत चालक की गति की दिशा व्यक्त होगी। ठीक है बेटा, यही क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो समझ में आ गया होगा बेटा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? देख लो बेटा, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, यहाँ पर गति की दिशा व्यक्त होती है अंगूठे द्वारा, वहां पर बल की दिशा व्यक्त होती है बाएं हाथ के नियम में। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो ध्यान दो बेटा, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में अल्टरनेट करंट कहते हैं। तो अपने जो घर है ना, घरों में भी प्रत्यावर्ती धारा ही आती है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है बेटा कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है ना वो कम ज्यादा होते रहता है। कभी मान बढ़ जाता है, कभी मान कम हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपने देखा होगा कि अपने घरों में कभी कभी है ना, जो अपन बल्ब लगा के रखे हैं घर में, ठीक है, रोशनी के लिए, ठीक है, उजाले के लिए, तो कभी कभी क्या होता है बेटा, वो ज्यादा जलने लगते हैं, प्रकाश ज्यादा देते हैं, कभी प्रकाश कम देते हैं। क्यों बेटा ऐसा? क्योंकि धारा का मान क्या होता रहता है? कम ज्यादा होता रहता है। इसके कारण क्या होता है बेटा? ये प्रकाश कम ज्यादा देते हैं। इससे हम ये समझते हैं
कि अपने घरों में कौन सी धारा आ रही है, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा आती है बेटा, प्रत्यावर्ती धारा। तो अब देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण, क्या बोला है बेटा, परिमाण, एक तो होता है परिणाम जिसको हम रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है, एक होता है परिमाण, ठीक है बेटा। तो ध्यान दो, यहाँ परिमाण बोला है मैंने, ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों में बदलती है, मतलब परिमाण भी बदल रहा है, परिमाण मतलब मान, धारा का मान, ठीक है, धारा का मान कभी ज्यादा हो रहा है, कभी धारा का मान कम हो रहा है। तो ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में बदलती है, मतलब क्या होता है, समय के साथ इसका मान भी बदल जाता है, परिमाण बदल जाता है, मान भी बदल जाता है और दिशा भी बदल जाती है, किसकी, प्रत्यावर्ती धारा की। और निश्चित समय के बाद फिर उसी परिमाण से उसी दिशा में आरंभ हो जाती है, फिर एक निश्चित समय के बाद में ना उसी परिमाण से, उसी मान से और उसी दिशा में चालू हो जाती है, ठीक है बेटा, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा हो गई, मतलब समय के साथ में परिमाण बदलता है और दिशा भी बदलती है और एक निश्चित समय के साथ में फिर उसी परिमाण से उसी दिशा में बहती है। तो बेटा ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, समझ में आया। प्रत्यावर्ती धारा दोलनी धारा है। कैसी धारा है बेटा, दोलनी, मतलब ये दोलन करती है, मतलब आप इसका आलेख देखोगे ना बेटा, पहले देखो धारा का मान ज्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर और कम होता है, फिर वापस ज्यादा होता है। तो ऐसा क्या हो रहा है बेटा, दोलन कर रही है ये क्या कर रही है बेटा, दोलन, समझ में आ रहा है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा है ना बेटा, दोलनी धारा है। कैसी धारा है, दोलनी धारा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा का दोलन वक्रीय पद्धति में होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका दोलन बेटा कैसी पद्धति में होता है, वक्रीय पद्धति में। कैसी पद्धति में, वक्रीय, मतलब वक्र बनता है, ग्राफ में कैसा बनता है, ऐसा, ये देखो ऐसे ऐसे वक्र बनता है, ठीक है। तो ऐसा इसको बोलते हैं वक्रीय पद्धति, मतलब इसका जो प्रत्यावर्ती धारा का दोलन है ना, मतलब ये दोलन कर रही है ऐसे, तो दोलन कैसे करती है, वक्रीय पद्धति में, ऐसे, ठीक है। इसलिए इसे इस चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये चिन्ह है बेटा, क्या है, चिन्ह, प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाने का चिन्ह, प्रत्यावर्ती धारा को इससे दर्शाया जाता है, ठीक है बेटा। प्रत्यावर्ती धारा पहले आधे चक्र में सीधी दिशा में तथा दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ध्यान दो बेटा, देखो पहले आधे चक्र में तो ऐसा सीधी चलती है, तो दूसरे आधे चक्र में ऐसे विपरीत दिशा में जाती है। तो ऐसे करके एक चक्कर पूरा होता है, पहले सीधी चली, फिर दूसरे में ये चली, ऐसे एक चक्कर पूरा करती है। ये एक चक्कर हो गया प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है। पहले आधे चक्र में सीधी चलती है, दूसरे आधे चक्र में विपरीत चलती है प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछता है बेटा कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को समझाइए, तो आप ये सब समझा देना बेटा, समझ में आ रहा है, ये सभी आपको बताना है। आगे बढ़े, चलो बेटा ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में 1/50 सेकंड 0.02 सेकंड लगता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर करने में, कितना चक्कर, एक चक्कर करने में कितना सेकंड लगता है बेटा, 0.02 सेकंड, इतना समय लगता है। ये दोनों एक ही है बेटा, 1 को डिवाइड करोगे 50 से तो इतना ही आएगा, मतलब एक चक्कर पूरा करने में। एक चक्कर कैसे होगा बेटा, ऐसे आलेख है, तो ये आधा चक्कर तो ये हो गया और आधा चक्कर ये हो गया, ऐसे ये एक चक्कर हो गया बेटा, समझ में आया। तो एक चक्कर पूरा करने में इसको 0.02 सेकंड लगता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति या बारंबारता 50 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है, जिसे हम बारंबारता भी बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, आवृत्ति कितनी होती है बेटा, 50 हर्ट्ज। याद रखना बेटा, आपको पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा है, इसकी आवृत्ति या बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए बेटा 50 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। HZ है ये क्या है बेटा, HZ मतलब हर्ट्ज, ऐसे 50 हर्ट्ज, समझ में आया बेटा। आगे बढ़े, चलो शाबाश बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्या बताया है, प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है। तो बेटा प्रत्यावर्ती धारा को है ना बेटा, एक स्थान से बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है। इसका मान कम नहीं होगा, प्रत्यावर्ती धारा को हम बहुत दूरी तक ले जा सकते हैं। अपने घरों में देखो बेटा करंट आ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि यही बाहर से ही आ रही है, नीचे ही मतलब प्रत्यावर्ती धारा बनाई जा रही है और यहाँ सप्लाई कर दी, मतलब इसको बहुत दूरी से लाया जा रहा है। समझ में आया बेटा, प्रत्यावर्ती धारा को बहुत दूरी से लाया जा रहा है। अब दूरी तक हम इसे ले जा सकते हैं, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा,
प्रत्यावर्ती धारा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कम नहीं होगी प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आ रहा, मतलब धारा का कोई नुकसान नहीं होगा। दिष्ट धारा को नहीं ले जा सकते, प्रत्यावर्ती धारा को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो कितना होता है बेटा? शून्य। याद रहेगा, याद रखना बेटा सबके सब, शाबाश। आगे देखो, प्रत्यावर्ती धारा का आलेख। यहाँ पे देख बेटा, मैंने आलेख बनाया है प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, जो अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना प्रत्यावर्ती धारा, अगर आपके एग्जाम में आ जाए आलेख बनाओ प्रत्यावर्ती धारा को, तो इस प्रकार से आप आलेख बना देना, या फिर ये बनाया हुआ आ जाए और आपको समझ आने के लिए बोले कि ये क्या है, तो आप बता देना ये प्रत्यावर्ती धारा का आलेख है। और इसको एक्सप्लेन इसके बारे में ऊपर बता ही दिया है मैंने, और आलेख देख लो किस प्रकार से बेटा ये आलेख। ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए बेटा। ये देखो, ये आलेख है। ठीक है, ये ऐसे क्या है? आलेख। ठीक है बेटा, ये आलेख है। यहाँ पर बेटा विद्युत धारा दी हुई है। यहाँ पे जो मान दिया है ना, विद्युत धारा दी हुई है, किस में दी हुई है? एम्पियर में। किस में? एम्पियर में। जैसे यहाँ पे 0 एम्पियर है। क्या है? 0 एम्पियर। यहाँ पे प्लस में, ऊपर जो मान है वो प्लस में है, पॉजिटिव है, और नीचे जो है माइनस में है, नेगेटिव है। तो +1 एम्पियर। ठीक है बेटा, +2 एम्पियर, +3 एम्पियर, +4 एम्पियर, ऐसे। नीचे की तरफ -1 एम्पियर, -2 एम्पियर, -3 एम्पियर, ऐसे चल रहा है बेटा। ठीक है, तो ये आलेख है। और प्रत्यावर्ती धारा, अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा दोलनी गति करती है, और कभी इसका मान ज्यादा होता है, कभी कम होता है। तो देखो इसका मान देखो ज्यादा है, ये ज्यादा हो गया, यहाँ 1 एम्पियर तक गया। कहाँ तक गया बेटा? देखो 1 एम्पियर तक गया इसका मान, फिर वापस कम हो गया, ये इसका आधा चक्र हो गया। सीधे दिशा में एक चक्र पूरा किया, फिर ये विपरीत दिशा में एक चक्र पूरा कर रही है। ये देखो, ये क्या हो गया? इसका एक चक्र हो गया, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? एक चक्र हो गया। पहले सीधी दिशा में गई, फिर विपरीत दिशा में गई, मान ज्यादा भी हो रहा है, कम भी हो रहा है। तो यही है बेटा प्रत्यावर्ती धारा। और ये दोलनी गति कर रही है। कैसे गति कर रही है? दोलनी गति। और इसका दोलन कैसे हो रहा है? वक्रीय पद्धति में हो रहा है। कैसे हो रहा है बेटा? वक्रीय पद्धति में। और इसका साइन क्या होता है? ऐसे बताया था ना मैंने, प्रत्यावर्ती धारा को इससे दिखाते हैं। तो देखो ये चिन्ह बन रहा है ना, ऐसे। समझ में आया? तो ये क्या है बेटा? प्रत्यावर्ती धारा का आलेख है। और नीचे यहाँ पे समय दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। किस में दिया हुआ है? सेकेंड में दिया हुआ है समय। एक से एक ये से होगा 1 सेकेंड हो गया, 1.15 सेकेंड, ऐसे सेकेंड में नीचे समय दिया हुआ है। तो बेटा ये है प्रत्यावर्ती धारा का आलेख। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े, चलो ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखो बेटा, आलेख के अनुसार प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में अधिकतम सीमा तक बढ़ती है और उसके बाद शून्य हो जाती है। यहाँ पे देखो बेटा, ये बता रहा है कि आलेख से ये समझ में आ गया कि प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में है ना बढ़ती है। देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक बढ़ी और फिर वापस कम होती है और वापस शून्य हो जाती है। देखो यहाँ पर वापस शून्य हो गई। समझ में आया? फिर वापस माइनस में मान बढ़ता है, फिर वापस यहाँ आती है, वापस शून्य हो जाती है। समझ में आ रहा है बेटा? और फिर से विपरीत दिशा में अधिकतम सीमा तक बढ़कर शून्य हो जाती है। तो यही तो बताया है मैंने, प्रत्यावर्ती धारा पहले एक दिशा में इसका मान बढ़ता है, फिर शून्य हो जाता है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ता है मान, फिर वापस शून्य हो जाता है। समझ में आया? तो ये हो गई बेटा प्रत्यावर्ती धारा। क्या हो गई? प्रत्यावर्ती धारा। अब बात करते हैं बेटा दिष्ट धारा की। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हमने प्रत्यावर्ती धारा देख ली, जिसका मान कम ज्यादा होता है। ठीक है, जो दोलनी गति करती है, वक्रीय पद्धति से इसका दोलन होता है, इसका मान कम ज्यादा होता है। ठीक है, जिसे अल्टरनेट करंट कहते हैं बेटा। अब बात करते हैं दिष्ट धारा की। किसकी बेटा? दिष्ट धारा की। दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। इसका मान कम ज्यादा नहीं होता है। एक बार जो मान इसका फिक्स कर दिए ना, सेट कर दिए ना, फिर वही धारा का मान हमें मिलता रहता है। जैसे सपोज करो बेटा, अपने घरों में इन्वर्टर लगा होता है। ठीक है, इन्वर्टर बैटरी होती है, तो बैटरी से जो धारा मिलती है ना बेटा, वो उसका मान कभी कम ज्यादा नहीं होगा। लगातार एक के ही फ्लो में अपने को विद्युत धारा मिलती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो वो होती है दिष्ट धारा। बैटरी से जो हमें धारा मिल रही है वो कैसी है बेटा? दिष्ट धारा। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं बेटा दिष्ट धारा के बारे में और जान लेते हैं। ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलता नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण भी बदल रहा था, दिशा भी बदल रही थी, लेकिन दिष्ट धारा का परिमाण व दिशा बदलता नहीं है। दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा अदोलनी होती है। कैसी होती है बेटा? अदोलनी। प्रत्यावर्ती धारा दोलनी थी, ऐसे दोलन कर रही थी। ठीक है, और ये अदोलनी धारा है। दिष्ट धारा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। मतलब दिष्ट धारा का मान है ना, हम
कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। जितनी विद्युत धारा की हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है बेटा, उतनी विद्युत धारा को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें 1 एम्पियर विद्युत धारा की जरूरत है तो हम 1 एम्पियर सेट कर सकते हैं कि हाँ हमें 1 ही एम्पियर की विद्युत धारा की जरूरत है। 2 एम्पियर की 2 एम्पियर सेट कर सकते हैं, 5 एम्पियर की 5 एम्पियर सेट कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? तो जो दिष्ट धारा है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, अपने ऊपर है बेटा। दिष्ट धारा को स्थिर भी रखा जा सकता है, मतलब एक जगह भी रख सकते हैं। जैसे 5 एम्पियर तो 5 एम्पियर पर भी फिक्स रख सकते हैं दिष्ट धारा को। समझ में आ रहा है बेटा? चलो आगे बढ़ो। दिष्ट धारा को एक स्थान से बहुत दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता है। मैंने बताया प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है। अपने घरों के अंदर जो करंट आ रहा है, विद्युत धारा आ रही है, बहुत दूरी से आ रही है, क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं होता है, विद्युत धारा का मान कम नहीं होता है। ठीक है, दूरी से यहां तक लाने में उसमें कोई कमी नहीं होती है उसके मान में, प्रत्यावर्ती धारा के मान में। ठीक है, जितनी वहां से धारा आ रही है उतनी ही धारा यहां तक आ जाएगी। लेकिन दिष्ट धारा क्या है, उसको हम बहुत दूरी तक नहीं ले जा सकते। वहां से दिया 5 एम्पियर विद्युत धारा, यहां अपने पास 4 एम्पियर ही पहुंच रही है, धारा का नुकसान हो रहा है। तो दिष्ट धारा को बहुत दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? चलो बेटा, दिष्ट धारा को अधिकतम 2 किलोमीटर तक की दूरी तक ले जाया जा सकता है। जो दिष्ट धारा है ना बेटा, हम उसे केवल 2 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकते हैं। 2 किलोमीटर दूरी तक ले जाएंगे, कोई धारा का नुकसान नहीं होगा। समझ में आ रहा है बेटा? अब यहाँ पे देख लो बेटा, ये दिष्ट धारा का आलेख है। ये दिष्ट धारा का क्या है बेटा? आलेख। प्रत्यावर्ती धारा का आलेख देखा था, वो दोलन कर रही थी। देखो बेटा, ये दोलन नहीं कर रही। ये आपका क्या है बेटा? ग्राफ है। सही है बेटा, ये आपका ग्राफ है, ये ग्राफ है। ग्राफ में यहाँ पे समय दिया हुआ है, वो भी किसमें? सेकंड में। तो ये आपका सेकंड में समय दिया हुआ है बेटा। ठीक है, और इधर विद्युत धारा दी हुई है, और वो भी किसमें? एम्पियर में। ठीक है, इधर देखो -1 एम्पियर, 0, 1 प्लस 1 एम्पियर, प्लस 2 एम्पियर, प्लस 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये आलेख है। और आपकी जो विद्युत धारा है, दिष्ट धारा, जो आपकी दिष्ट धारा है, वो दिष्ट धारा ये रही बेटा। देखो ये रही, देखो ये रहा उसका रेखा, ये उसका आलेख। तो देखो बेटा, इसका मान कम ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, एक ही फ्लो में मान बह रहा है, मान कम ज्यादा नहीं हो रहा है। 1 एम्पियर है तो 1 ही एम्पियर है, 2 एम्पियर नहीं हो रहा है या फिर कम नहीं हो रहा है मान इसका, एक ही मान है इसका। 1 एम्पियर है तो 1 ही एम्पियर, मतलब ये इसका मान कम ज्यादा नहीं होता है, कम ज्यादा नहीं होता है, और एक ही दिशा में बहता है इसका मान। ये विद्युत धारा, दिष्ट धारा। समझ में आ रहा है बेटा? आगे बढ़े, चलो बेटा आगे बढ़े। दिष्ट धारा की आवर्ती या बारंबारता 0 होती है, ये भी याद रखना बेटा। प्रत्यावर्ती धारा की कितनी बताई थी आवर्ती? 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब दिष्ट धारा की कितनी है आवर्ती बेटा? 0। कितनी है बेटा? 0। इसकी आवर्ती 0 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, 0 है। चलो बेटा, अब बात करते हैं विद्युत जनित्र की। किसकी बात करेंगे बेटा? विद्युत जनित्र की। देखो बेटा, इससे पहले हमने विद्युत मोटर देखा था। क्या देखा था बेटा? विद्युत मोटर। अब देखेंगे विद्युत जनित्र। ठीक है बेटा, तो विद्युत मोटर तो क्या कर रही थी बेटा? विद्युत मोटर का हमने डायग्राम भी देखा था, आपकी बुक में मैंने दिखाया था, और आप सबने बनाया होगा घर पे जाके। ठीक है, और कोशिश करना बेटा बनाना भी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि विद्युत मोटर का कार्य प्रणाली समझाते हुए उसका डायग्राम भी बनाइए। ठीक है, तो डायग्राम बनाने के लिए बोल सकता है, तो बेटा डायग्राम बनाओगे सब पे सब। समझ में आ रहा है? अब आज बात करेंगे विद्युत जनित्र की। विद्युत जनित्र क्या होता है? जनित्र मतलब समझ रहे हो बेटा? आपने जनरेटर का नाम सुना है, वही है ये जनित्र। ठीक है, तो देखते हैं बेटा विद्युत जनित्र क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी क्या कार्य प्रणाली है, कैसे ये काम करता है और ये क्या काम आता है। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं। और इसका डायग्राम मैंने इस नोट्स में बनाया नहीं है, आप अपनी बुक में देखना बेटा विद्युत जनित्र का डायग्राम कैसा है। ठीक है, बस उसमें कुछ फर्क नहीं है, विद्युत मोटर के जैसा ही है, सेम टू सेम। बस विद्युत मोटर में क्या हो रहा था, देखो विद्युत मोटर में 2 चुंबक थी, 2 चुंबक इसमें भी होगी, जनित्र में भी होगी, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। इसके बीच में बेटा हमने देखा था कि ABCD करके एक तांबे के तार से बनी हुई आयताकार कुंडली थी, जो इसमें भी है, सेम है। अब यहाँ पे ध्यान दो, बीच में दूरी थी, दूरी जो रोड थी लोहे की, इसमें भी लोहे की रोड है। ठीक है बेटा, मोटर में भी थी और यहाँ जनित्र में भी है। अब यहाँ पे ध्यान देने के लिए क्या है बेटा, क्या चेंजेस करना है। मोटर में तो क्या था बेटा, मोटर के अंदर 2 अर्धवलय थे, 2 अर्धवलय,
जो यहाँ पे जुड़े हुए थे, आधे वलय थे वो, ठीक है, बीच में से कटे हुए थे, ठीक है, तो 2 अर्धवलय थे। इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा, इसमें जो अर्धवलय, इसमें अर्धवलय नहीं होंगे, इसमें अर्धवलय नहीं होंगे, इसमें पूरे वलय होंगे, ये ऐसे पूरा वलय होगा, और वो भी कितना बेटा 2, कितना वलय होगा 2, समझ में आया। उसमें 2 अर्धवलय थे मोटर में, यहाँ पर 2 वलय होंगे, क्या होंगे बेटा 2 वलय, जिससे क्या होगा, जो आयताकार कुंडली है ना आपकी तांबे के तार की, इसका एक, और इनके ऊपर कार्बन ब्रश जुड़ा हुआ होता है, सबको मालूम है क्या जुड़ा हुआ होता है बेटा, कार्बन ब्रश, ठीक है, ये देखो कार्बन ब्रश जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, तांबे के तार की कुंडली का एक सिरा इस ब्रश से जोड़ना है, एक सिरा इस वलय के ब्रश से जोड़ना है, दोनों से जोड़ना है, और फिर यहां से इसको किससे जोड़ना है बेटा, गैल्वेनोमीटर से, किससे जोड़ना है, गैल्वेनोमीटर, जो धारा की दिशा बताएगा, जो धारा की क्या बताएगा बेटा, दिशा बताएगा, सेम टू सेम है, कुछ नहीं है। लेकिन याद रखना, वो जो मोटर का बनाए थे, मोटर को तो बेटा करंट देना पड़ता है, इसलिए मोटर में यहां सेल जोड़ा था, क्या जोड़ा था बेटा, सेल, प्लस माइनस सेल जोड़ा था बेटा, लेकिन इसमें सेल नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये तो खुद करंट देगा, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, जनित्र की बात कर रहे हैं, ये तो खुद करंट देगा, इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ना, बस सेम टू सेम है। उसमें 2 अर्धवलय थे, इसमें पूरे 2 वलय है, क्या है, वलय, पूरे कटे हुए नहीं है बेटा, ठीक है, और इसमें गैल्वेनोमीटर है, और उसमें सेल जुड़ा हुआ था, समझ में आ रहा है, बस इतना याद रखना, पूरा सेम टू सेम है। तो ये ऐसा इसका क्या है, डायग्राम है। तो बात कर लेते हैं बेटा अभी विद्युत जनित्र की। तो देखो बेटा क्या होता है विद्युत जनित्र, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, युक्ति बोली तो एक ऐसा उपकरण है, ऐसी मशीन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब यहाँ पे देखो बेटा, विद्युत मोटर में हमने पढ़ा था कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यह एक ऐसी युक्ति है, ऐसा उपकरण है, ऐसी मशीन है विद्युत जनित्र, जिसमें क्या किया जाता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली, मतलब आयताकार तांबे की कुंडली थी, अभी मैंने आपको बताई थी, वो चुंबकों के बीच में रखी है, तो उसको क्या किया जाता है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा देकर, मतलब यंत्र द्वारा उसको क्या जाता है, हत्थे से घुमाया जाता है। आपने देखा होगा जनरेटर को चलाते हुए, ठीक है, उसको घुमाया जाता है और विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, फिर उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। समझ में आया बेटा, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखना बेटा, इस टॉपिक को याद रखना, ध्यान देना इस पे कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि विद्युत जनित्र कौन से सिद्धांत पर आधारित है, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको यह बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह आधारित है। कौन, विद्युत जनित्र। समझ में आ रहा है बेटा, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो शाबाश बेटा। आगे देखो बेटा, विद्युत धारा जनित्र 2 प्रकार के होते हैं। जो विद्युत धारा जनित्र है बेटा, वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और एक दिष्ट धारा जनित्र। मतलब एक जनित्र तो ऐसा है जो अपने को प्रत्यावर्ती धारा देगा, और एक जनित्र ऐसा है जो अपने को दिष्ट धारा देगा। और प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा के बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, ठीक है बेटा। ये प्रत्यावर्ती धारा का मान कम ज्यादा होता है, दिष्ट धारा का मान कम ज्यादा नहीं होता है, एक ही फ्लो में हमें धारा मिलती है, ठीक है। तो ये विद्युत जनित्र 2 प्रकार का हो गया, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कैसे कार्य करता है, ठीक है बेटा। तो चलो ध्यान दो, देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। देखो बेटा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य प्रणाली लिखो और उसका डायग्राम भी बनाओ, तो आप डायग्राम बना देना, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के दिखाया था, और अच्छे से आपकी बुक में देख लेना बेटा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का डायग्राम कैसा है, और बना के देखना, कोशिश करना बनाने की बेटा, है ना। कोशिश करोगे तभी बना पाओगे, ठीक है। एक बार ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ देख ही लिया उसको, हाँ कि ऐसा है, आपको खुद से बनाना भी है, ठीक है बेटा। बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। तो सबसे पहले आप चलो देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, ठीक है बेटा। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वहां पे मोटर में क्या बताया था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और ये क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या करता है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। किसमें बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। इसमें तांबे के तार से बनी एक आयताकार कुंडली होती है, वो तो मोटर में भी थी, इसमें भी है, सेम ही है बेटा।
ठीक है, यह है कुंडली नाल चुंबक व उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के बीच रखी जाती है। तो मोटर में भी रखी हुई थी तांबे की आयताकार कुंडली और जनित्र में भी रखी हुई है, दोनों पॉइंट तो सेम हो गए। ठीक है, ध्यान दो बेटा, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होने पर विद्युत धारा भी अधिक मात्रा में बनती है। मतलब वो जो तांबे की आयताकार कुंडली बनाई गई है ना बेटा, उसमें जितने ज्यादा तांबे के तार उसमें यूज करोगे, जितनी ज्यादा फेरे उसमें बनाओगे तांबे के तार से, उतनी ही ज्यादा अपने को विद्युत धारा मिलेगी। समझ में आया? तो इससे आप ये समझ गए कि तांबे के तार की कुंडली अगर फेरों की संख्या ज्यादा है तो विद्युत धारा भी ज्यादा मिलेगी, फेरों की संख्या कम है तो विद्युत धारा भी कम मिलेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना बेटा। ठीक है, याद रहेगा। चलो बेटा, अर्थात विद्युत धारा का मान कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। तो करेगा ना बेटा, थोड़ी देर पहले हमने देख लिया कि जितनी ज्यादा फेरों की संख्या विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा। समझ में आ रहा है? और जितने फेरों की संख्या कम विद्युत धारा भी कम मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये समझ गए कि जो विद्युत धारा का मान है वो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? कुंडली में तांबे के तार से बनाए गए फेरों पर निर्भर है। मतलब कितनी ज्यादा तांबे के तार की कुंडली में फेरे बनाए गए हैं उतनी ज्यादा विद्युत धारा। इस कुंडली के दोनों सिरे कार्बन ब्रशों के माध्यम से अलग अलग वलयों से जोड़े जाते हैं। उसमें भी देखा था कि तांबे के तार के जो कुंडली के जो दोनों सिरे थे, तांबे के तार की कुंडली के जो सिरे थे वो कहाँ जुड़े थे? दो अर्धवलयों से जुड़े थे। लेकिन यहाँ ये कहाँ से किससे जुड़े हैं? दो वलयों से जुड़े हैं। ये याद रखना, किससे जुड़ा है? दो वलयों से, अलग अलग वलयों से जुड़े। मोटर में दो अर्धवलयों से जुड़ते हैं, यहाँ अलग अलग वलयों से जुड़ते हैं। इन दोनों वलयों के अंदर एक दूरी जुड़ी होती है। वलय जो होते हैं वहां देखो, उसमें मोटर में भी दूरी थी, लोहे की रोड थी ना, इसमें भी बेटा लोहे की रोड है, याद रखना। ठीक है, वलयों की अंदर की सतह कुचालक होती है। तो अंदर की सतह कुचालक की होगी बेटा। अगर सुचालक होगी तो फिर क्या होगा बेटा? दूरी में करंट नहीं आ जाएगा, अपने को करंट नहीं लग जाएगा, है ना। तो जो वलय होते हैं उनके अंदर की सतह क्या होती है बेटा? कुचालक होती है। ठीक है, तथा बाहर की सतह क्या होती है? सुचालक होती है। याद रखना, बाहर की सतह क्या होती है? सुचालक होती है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ मैंने इसको डायग्राम बना के मतलब इसको आगे बताया है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट आगे पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो इसको आगे पढ़ेंगे। जिनसे कार्बन ब्रश से जुड़ी हुई होती है, तो दूरी के ऊपर बेटा दो वलय जुड़े होते हैं, अंदर की सतह कुचालक होती है, बाहर की सतह सुचालक होती है। तो उन वलयों के ऊपर बेटा कार्बन ब्रश होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कार्बन ब्रश। ठीक है, दोनों कार्बन ब्रशों के सिरे एक गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए होते हैं। तो थोड़ी देर पहले आपको मैंने डायग्राम बना के बताया था। ठीक है, तो कार्बन ब्रश से एक इस कार्बन ब्रश दोनों कहाँ पे जुड़ते हैं? जाके गैल्वेनोमीटर से। किससे जुड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है बेटा? धारा के प्रवाह की दिशा का पता चलाता है, धारा के प्रवाह की दिशा का पता बताता है हमें कि धारा किस दिशा से किस दिशा में बह रही है। गैल्वेनोमीटर बताता है। दूरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। तो बेटा आपने देखा होगा, जनरेटर पहले ही बताया, उसको जो बाहर जो दूरी निकली हुई होती है ना, लोहे की रोड, उसको क्या करता है? एक हत्थे से फिर क्या किया जाता है बेटा? घुमाया जाता है। ठीक है, तो जनरेटर को चालू करने के लिए एक हत्थे से उसको यंत्र द्वारा उसको घुमाया जाता है। ठीक है, दूरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है, जिसके कारण आयताकार कुंडली ABCD घूमने लगती है। तो दूरी को घुमाएंगे ना, तो अंदर जो तांबे के तार की बनाई हुई कुंडली है जो चुंबकों के बीच में रखी है वो घूमने लगेगी बेटा। ठीक है, दूरी घूमने पर AB भुजा ऊपर जाती है और CD भुजा नीचे जाती है। तो दूरी जैसे ही घुमाएंगे अपन तो कुंडली घूमने लगेगी। जो AB भुजा है वो ऊपर की तरफ जाएगी और जो CD भुजा है वो नीचे की तरफ जाएगी। वो तांबे के तार की बनाई हुई कुंडली ऐसे है, तो ये AB भुजा है, ये CD भुजा है। तो घुमाते ही बेटा ये AB भुजा तो ऐसे ऊपर जाती है और ये CD भुजा ऐसे नीचे जाती है। समझ में आया बेटा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार AB व CD भुजा में प्रेरण के कारण धारा निर्मित होती है। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यह जो जनित्र है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जैसे ही बेटा यंत्र से उसको घुमाया जाएगा, कुंडली घूमने लगेगी चुंबकों के बीच में, तो घूमने के कारण क्या होता है बेटा? करंट जनरेट होता है, करंट बनता है, विद्युत धारा बनती है। समझ में आया? तो प्रेरण के कारण क्या होता है? धारा का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, आगे देखो। निर्मित धारा ABCD के अनुदेश प्रवाहित होती है। अब वो जो धारा बन रही है ना, वो तांबे के तार की कुंडली में A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ, ऐसे विद्युत धारा बहती है। आधे चक्र के बाद AB भुजा CD भुजा के
स्थान पर तथा CD भुजा AB भुजा के स्थान पर जाती है। तो बेटा जैसे ही आधा चक्कर होता है, यहाँ पे जो AB भुजा है और यहाँ CD भुजा है, तो AB भुजा इस जगह चली जाती है और CD भुजा इधर आ जाती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के स्थान पर आ जाती है घूमने के कारण। इस कारण विद्युत धारा DCBA के अनुदेश प्रवाहित होती है। फिर धारा उल्टी बहती है, पहले A से B की तरफ, B से C की तरफ, C से D की तरफ बह रही थी। अब क्या होगा बेटा, D से C की तरफ, C से B की तरफ, B से A की तरफ। अब धारा उल्टी बहेगी बेटा। ठीक है बेटा, इस प्रकार प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का निर्माण होता है। यही प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र है। तो ये हो गई बेटा पूरी कार्य प्रणाली किसकी, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र की। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र कैसे बनाया जाता है, कैसे कार्य करता है वो, तो ये उसकी पूरी कार्य प्रणाली होगी। तो ये आपके एग्जाम में पूछे बेटा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र की कार्य प्रणाली समझाइए, कैसे कार्य करता है वो। ठीक है, तो आपको ये जो मैंने बताया ये बताना है पूरा। ठीक है, और डायग्राम बेटा आप जरूर बनाना बेटा घर पे जाके। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा दिष्ट धारा जनित्र की। किसकी बात करेंगे, दिष्ट धारा जनित्र की, जिससे हमें डायरेक्ट करंट मिलेगा। ठीक है, दिष्ट धारा मिलेगी जिससे, बस क्या है, सेम टू सेम वैसा ही है। कार्य प्रणाली के बारे में सेम वैसा ही काम करना है। मोटर में 2 अर्धवलय थे, सही है, और जनित्र में 2 वलय है। ठीक है, अब इसमें क्या है, बस इतना सा याद रखना है और कुछ नहीं है, सेम वैसे ही कार्य करेगा बेटा। ठीक है, तो दिष्ट धारा जनित्र देखो बेटा क्या है, दिष्ट धारा जनित्र डायरेक्ट करंट जनरेटर क्या है बेटा। दिष्ट धारा जनित्र में केवल एक ही वलय, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, यहां एक ही वलय। मोटर में 2 अर्धवलय थे, सही है। इसके बाद में हमने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र देखा, उसमें 2 वलय थे और इसमें एक ही वलय है। ध्यान दो, एक ही वलय है, समझ में आ रहा है, दूरी पर लगाया हो जाता है। तो ध्यान रखना, जो तांबे की आयताकार कुंडली है आपकी, ठीक है, और ये क्या होता है, दूरी है। ठीक है, तो दूरी के ऊपर है ना बेटा एक ही वलय है। क्या है, एक ही वलय है, एक ही कंगन है वो। ठीक है, तो उससे क्या करना है बेटा, दूरी के ऊपर एक वलय है, वलय से कार्बन ब्रश जुड़े होते हैं और जो आयताकार कुंडली के सिरे हैं वो इससे जोड़ दोगे ब्रशों से। बस इतना सा काम करना है बेटा, और सेम वैसा ही बनाना है। फिर इनको जोड़ देना है गैल्वेनोमीटर से, सेम है। ये आपकी चुंबक हो गई NS, ये भुजा A B C D, सेम है ना बेटा, पूरा का पूरा सेम है, कुछ नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक वलय दिखाना है इसमें। क्या देना है, एक ही वलय, बस ये याद रखो, एक ही वलय जोड़ना है इसमें, ये एक ही वलय जोड़ना है। ठीक है, चल बेटा आगे बढ़े, ध्यान दो, केवल एक ही वलय होता है दिष्ट धारा जनित्र में, जिसके कारण कुंडली की ऊपर जाने वाली भुजा हमेशा एक ब्रश के संपर्क में ही, तो नीचे जाने वाली दूसरी भुजा हमेशा दूसरे ब्रश के संपर्क में रहती है। एक ही वलय जुड़ा हुआ होता है। तो वो जो तांबे की आयताकार कुंडली है ना, वो जो कार्बन ब्रशों से जुड़ी हुई है, वो हमेशा अपने ही ब्रश से जुड़ी हुई रहती है, उनकी जगह चेंज नहीं होती, जिसके कारण ही हमें दिष्ट धारा मिलती है बेटा। इसी कारण बाह्य परिपथ में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह ही दिष्ट धारा जनित्र है। समझ में आ गया बेटा, यही है बेटा दिष्ट धारा जनित्र। समझ में आया? इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, चैप्टर समाप्त हुआ। तो घर पे जाके क्या करना है बेटा, आपको जो पढ़ाया है उसको पढ़ना है। बहुत इजी से मैंने नोट्स लिखे हैं अपनी भाषा में, ठीक है, हार्ड भाषा नहीं है, ताकि आप समझ सको, इजी लैंग्वेज में मैंने लिख दिए। तो घर पे जाओगे, नोट्सों को देखोगे, पढ़ोगे, ठीक है बेटा, और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे क्लियर करना बेटा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय।